Assalamualaikum. This is Muhammad Hamad Khaliq Qasmi and you are watching my YouTube channel English Mentor. आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी इस वीडियो की कुछ खुसूसियात बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली ख़ासियत इस वीडियो की यह है कि मैंने इंग्लिश ज़ुबान को उर्दू ज़ुबान की मदद से और कहीं कहीं मैंने हिंदी ज़ुबान का भी सहारा लेकर अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, ताकि अगर आपको सिर्फ उर्दू ज़ुबान से ही शगफ़ है या अगर आपको हिंदी ज़ुबान भी आती है या फिर दोनों आती है तो उन सब के लिए हमारा ये वीडियो फ़ायदेमंद हो सके। दूसरी ख़ासियत ये है कि अगर आप एलिमेंट्री लेवल के लर्नर्स हैं, और यानी अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं, तो भी हमारी ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो अगर आप इंग्लिश सीखने के ख्वाहिशमंद हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरी तरीके से इंग्लिश ज़ुबान पर अबूर हासिल हो जाए, तो मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा कि आप हमारी आने वाली पूरी सीरीज़ को देखें, ताकि कोई भी वीडियो आप स्किप ना कर पाएँ और अच्छे तरीके से आपको पूरी बात समझ में आ जाए। क्योंकि मैंने अपनी वीडियो की सीरीज़ में पूरे ग्रामर का अहाता करने की कोशिश की है, ताकि आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो सके और आप अच्छे तरीके से इंग्लिश ज़ुबान पर कमांड हासिल कर सकें। तो आइए आज का पहला लेसन हम शुरू करते हैं। बिल्कुल शुरुआत से यानी लेटर्स से हम समझने की कोशिश करेंगे, फिर समझेंगे हम वर्ड्स, फिर सेंटेंसेस। इस वीडियो में हमारी यही 3 बातों पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हर रोज़ नई अपडेट्स आप तक आती रहेंगी। तो उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि कोई भी वीडियोस आप स्किप ना कर पाएँ और आप अच्छे ढंग से सीख सकें। Now let's start our today's lesson. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लेटर, वर्ड और सेंटेंस किसे कहते हैं। बिल्कुल मुकम्मल तफसील से हम जानेंगे कि इन तीनों को क्या कहा जाता है, ताकि इस वीडियो के बाद आपको कोई इश्काल बाकी न रहे। तो आइए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे लेटर के बारे में। लेटर को उर्दू में हर्फ बोलते हैं। अगर हम हुरूफ बोलेंगे तो इसमें आपको इस लगाना पड़ेगा, तो आपको बोलना पड़ेगा लेटर्स, ताकि ये जमा हो जाए, क्योंकि हुरूफ हर्फ की जमा है और ये हिंदी में इसको अक्षर बोलते हैं। आइए आप जानते हैं कि लेटर कहते किसको है, इसका डेफिनेशन क्या है। हमारे ज़ुबान से जब कोई अल्फाज निकलते हैं तो वो किसी न किसी साउंड को रिप्रेजेंट करता है। यह साउंड जिस साउंड को ये रिप्रेजेंट करता है वही लेटर कहलाता है। अब मैं आपसे ये एक सवाल पूछता हूँ, अगर मैं पूछूं कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट हैं, तो यकीनन आपका एक ये आंसर होगा कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट 26 हैं। हालांकि यह आंसर बिल्कुल गलत है। किसी भी ज़ुबान के अंदर अल्फ़ाबेट एक ही होते हैं, उसके अंदर लेटर कई होते हैं, अलग अलग होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। तो इसी तरह इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट एक हैं और उस अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हैं। इस 26 लेटर्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक को बोलते हैं वोवेल, एक वोवेल है जो कि 5 है, और दूसरा है कॉन्सोनेंट जो कि 21 है। तो 5 और 21 मिलकर 26 होते हैं। वोवेल को आप उर्दू में हर्फ इल्लत कह सकते हैं, हर्फ इल्लत, और कॉन्सोनेंट को आप हर्फ सही कह सकते हैं। इस तरह से आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। अब हम जानते हैं कि वोवेल जो 5 हैं वो कौन कौन से हैं और कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं। मैंने यहाँ पर ए से लेकर जेड तक लिख दिया है, और मैंने जो भी वोवेल्स है मैंने उसको सर्कल कर दिया है। तो सबसे पहला लेटर है ए, इसको मैंने सर्कल किया हुआ है ये, क्योंकि ये वोवेल है। दूसरा वोवेल है ई, तीसरा है आई, चौथा है ओ और 5वां है यू। ये 5 वोवेल कहलाते हैं इंग्लिश के अंदर। इन 5 के अलावा जो भी बचे हुए हैं द रेस्ट आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। बाकी सबको ये कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, जो कि 21 होते हैं। आपके जहन में ये सवाल होगा कि इस 26 लेटर्स को 2 हिस्सों में क्यों बांटा गया है, वोवेल और कॉन्सोनेंट में क्यों बांटा गया है। एक में 5 और दूसरे में 21। इसलिए इसको 2 हिस्से में तकसीम किया गया है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के अंदर बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं कि जो दोनों के लिए अलग अलग हैं, वोवेल्स के लिए अलग और कॉन्सोनेंट के लिए अलग। आइए हम समझते हैं कि
दोनों को अलग अलग करने की वजह क्या है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अगर आपको किसी वर्ड को नकरा बनाना हो, मिसाल के तौर पर जैसे आप बोलते हैं अरबी में किताबुन, ये नकरा है जिसका मतलब होता है एक किताब, कलमुन एक कलम। तो इसी तरह अगर हमको अंग्रेजी में किसी वर्ड को नकरा बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, वो हम वोवेल की मदद से हम बनाते हैं। वोवेल, किसी भी वर्ड से पहले हम ए और या एन को रखेंगे, ए या एन दोनों को नहीं, ए या एन को रखेंगे तो वो कॉन्सोनेंट, वो नकरा बन जाता है। अब सवाल ये है कि ए का यूज कहाँ पर करेंगे हम और एन का यूज कहाँ पर करेंगे, दोनों को तो हम रख नहीं सकते हैं। तो इसी काम के लिए आपको वोवेल का सहारा लेना पड़ेगा। तो आइए हम अब एग्जाम्पल को समझने से पहले हम इसका कायदा समझते हैं कि नकरा बनाने के लिए हम ए का यूज कहाँ पर करेंगे और एन का यूज कहाँ पर करेंगे। इसका कायदा यह है, किसी वर्ड का पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट में से हो और उसकी साउंड भी कॉन्सोनेंट ही की निकल रही हो तो उससे पहले हम ए का यूज करेंगे, ये एक कायदा हुआ। और एन का कायदा ये है कि अगर किसी वर्ड से पहले कौन से एक वोवेल हो और साउंड भी वोवेल की निकल रही हो तो उससे पहले हम एन का यूज करेंगे। इट टोटली डिपेंड्स ऑन साउंड। अगर लेटर हो कॉन्सोनेंट का लेकिन साउंड निकल रहा हो वोवेल का तो फिर हम साउंड को देखते हुए हम एन का यूज करेंगे, ए का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिखा एप्पल, इसको हम अगर नकरा बनाएंगे तो इससे पहले हम या तो ए लाएंगे या हम एन लाएंगे, दोनों तो हम ला नहीं सकते हैं। तो हमको कैसे फैसला करना है कि हमको ए कहाँ पर लाना है और एन कहाँ पर लाना है, आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका पहला लेटर ए है, सबसे पहला लेटर इसका ए है जो कि वोवेल में से है, यहाँ पर मैंने सर्कल कर दिया था। अब देखना है कि या साउंड भी ए की निकल रही है या नहीं, तो हम इसको पढ़ते हैं एप्पल, साउंड भी ए का निकल रहा है। जब साउंड ए का निकल रहा है तो अब हम यहाँ पर बात कंफर्म हो गई कि यहाँ पर हम एन का यूज करेंगे, क्योंकि हम वोवेल की साउंड के साथ हम एन का यूज करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर एन एप्पल बोलेंगे। इसका मतलब होगा एक सेब। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये है एलिफेंट। एलिफेंट का मतलब होता है हाथी, ELEPHANT। इसका पहला लेटर है ई जो कि वोवेल में से है। अब हम देखेंगे कि क्या साउंड भी ई का अपना निकल रहा है या फिर ये दूसरे की साउंड लिया हुआ है। इसको हम पढ़ते हैं एलिफेंट, तो साउंड भी ई का ही निकल रहा है और ई ये वोवेल में से है तो हम यहाँ पर एन का यूज करेंगे साउंड को देखते हुए। अगला एग्जाम्पल है इग्लू। इग्लू का मतलब होता है पहाड़, ये बर्फ का घर। इसका भी पहला लेटर आई है, आई यहाँ पर वोवेल में से है, आप देख सकते हैं ये वोवेल में से है। उसके बाद इग्लू हम पढ़ते हैं, इसको साउंड भी आई का ही निकल रहा है, तो साउंड को देखते हुए हम यहाँ पर एन का यूज करेंगे। अगला एग्जाम्पल है आउल। इसको आउल पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग इसको ओल पढ़ते हैं, ओल नहीं ये आउल है। आउल का मतलब होता है उल्लू, काफी फेमस थी वर्ड है। इसका भी पहला लेटर ओ है, साउंड भी ओ का ही निकल रहा है और ये वोवेल में से है, इसलिए हम इसको, इससे पहले हम एन लगाएंगे इसको नकरा बनाने के लिए। अगला एग्जाम्पल है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का मतलब होता है छाता। इसका भी पहला लेटर यू है, ये जो कि वोवेल में से है। इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि यू का साउंड क्या होता है। यू का साउंड होता है ओ, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि यू अक्सर बसा औकात दो साउंड में इसको यूज करते हैं। कभी कभी इसको वाई के जगह पर भी हम यूज करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी, और कभी कभी ये इसकी अपनी असली साउंड में भी यूज होता है जिसको हम बोलते हैं, जो इसका साउंड होता है ओ। जैसे कि यहाँ पर ये अम्ब्रेला में ये इस्तेमाल हुआ है, तो अम्ब्रेला में ये यू का अपना साउंड है क्योंकि यू का साउंड और ही आता है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको, इससे पहले हम एन लगाएंगे क्योंकि यू वोवेल में से है और साउंड भी यू का ही निकल रहा है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल जो आगे लिखा हुआ है उसको जरा ध्यान से देखें। ये है, इसको समझने से पहले इसको हम इसको सही से प्रोनाउंस करते हैं कि इसको पढ़ते कैसे हैं। ये है ऑनेस्ट।
बज़ाहिर तो यहाँ पर एच दिख रहा है, लेकिन एच का साउंड हम नहीं निकालेंगे, इसको हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर ये ओ की साउंड निकल रही है, एच की आवाज़ नहीं निकल रही है। दूसरा एग्जाम्पल है आवर, इसको हम हावर नहीं पढ़ते हैं, एच ये साइलेंट में है। साइलेंट का मतलब ये होगा कि इसकी आवाज़ नहीं निकल रही है, तो इसको हम पढ़ेंगे आवर। आवर का मतलब होता है घंटा, मिनट सेकंड जो बोलते हैं, तो उसमें से जो होता है वो घंटा, टाइम की मीनिंग में जो होता है उसको हम आवर बोलते हैं, ये घंटे के मीनिंग में होता है। और ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा हॉर्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एच की आवाज यहाँ पर निकल रही है, हॉर्स। यहाँ पर एच का साउंड आता है ह, तो यहाँ पर ह के साथ हम हॉर्स पढ़ते हैं, हॉर्स मीन्स घोड़ा। चौथा एग्जाम्पल मैंने लिखा है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, ये यहाँ पर यू है, इसको ध्यान में रखना है आपको। यू यहाँ भी आया था, यहाँ भी आया था और यहाँ पर भी है। चलिए अब हम समझते हैं कि इससे पहले हम जब इसको नकरा बनाना है तो इससे पहले हम ए लाएंगे या फिर एन लाएंगे। फिर हम वही पहले हम चेक करेंगे इसको। सबसे पहले देखेंगे कि इसका पहला लेटर वोवेल में से है या कॉन्सोनेंट में से है। ये देखने के बाद हम फिर साउंड देखेंगे। साउंड मैंने देखा, ये पहला लेटर तो एच है, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम एच को अब हम इग्नोर करेंगे, एच को हम नहीं देखेंगे। अब हम बढ़ेंगे आगे कि आगे वाला जो लेटर है वो है ओ। साउंड यहाँ पर ओ का निकल रहा है और ओ ये वोवेल में से है, जैसे ये आउल में था, तो आउल में हमने एन यूज किया था, तो यहाँ पर भी हम एन ही यूज करेंगे साउंड को देखते हुए, क्योंकि जब हम ऑनेस्ट बोलते हैं तो हम ये साउंड वोवेल की निकल रही है, इसलिए हम यहाँ पर एन का यूज करेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल जो आप खुद से समझ गए होंगे, इसको हम पढ़ते हैं आवर। एच यहाँ पर साइलेंट है, साउंड निकल रहा है वोवेल का, तो इसलिए हम यहाँ पर एन का यूज करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल जो है उससे बरअक्स है, क्योंकि यहाँ पर हॉर्स पढ़ते हैं इसको और एच की आवाज निकल रही है। एच की आवाज जब निकल रही है तो साउंड को देखते हुए, साउंड पर डिपेंड करते हुए हम यहाँ पर ए का यूज करेंगे। बगैर किसी हेजिटेशन के हमको यहाँ पर ए का यूज करना है, क्योंकि साउंड यहाँ पर एच का निकल रहा है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी मैंने पहले कहा था कि यू का साउंड आता है ओ, लेकिन कभी कभी यू का साउंड जो है वाई से भी निकलता है, यानी कि य से भी इसका साउंड निकल, जैसे हम बोलते हैं यस, तो वाई यस यस, तो वाई का साउंड जो है वो य से निकलता है, लेकिन यहाँ पर यू का साउंड भी निकल रहा है वाई से, और वाई चूंकि ये कॉन्सोनेंट में से है, वाई ये कॉन्सोनेंट में से है, जब ये कॉन्सोनेंट में से है तो साउंड को देखते हुए हम यहाँ पर ए का यूज करेंगे। अम्ब्रेला की तरह हम यहाँ पर एन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अम्ब्रेला में यहाँ पर यू है तो साउंड ओ का निकल रहा है, और यूनिवर्सिटी में यहाँ पर यू है तो साउंड वाई का निकल रहा है, तो यहाँ पर इसका साउंड असली है, यहाँ पर ये इसका साउंड मुस्तार है, यानी कि वो किसी से लिया गया, वो वाई का साउंड है। तो ये था कुछ एग्जाम्पल्स, उम्मीद है कि आपको समझने में कुछ आसानी हुई होगी। एक बार मैं फिर से इस रूल को बता देता हूं कि कहां पर हम ए का यूज करेंगे, कहां पर हम एन का यूज करेंगे। किसी वर्ड से पहले अगर किसी वर्ड का पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट में से है और साउंड भी कॉन्सोनेंट की निकल रही है तो फिर हम ए का यूज करेंगे। किसी वर्ड का पहला लेटर अगर वोवेल में से है और साउंड भी वोवेल की निकल रही है तो फिर हम एन का यूज करेंगे। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है साउंड देखना, लेटर से कोई मतलब नहीं है, साउंड निकल रही है तो साउंड पर के हिसाब से हम फैसला करेंगे। आइए अब हम बात करते हैं वर्ड के बारे में कि वर्ड किसे कहते हैं। वर्ड लफ्ज शब्द, यानी वर्ड को उर्दू में हम बोलेंगे लफ्ज और हिंदी में हम बोलेंगे शब्द। अगर हम अल्फाज बोलते हैं तो वर्ड को फिर जमा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये अल्फाज ये लफ्ज का ये जमा है, यानी कि प्लूरल फॉर्म में है वो। तो हम अगर अल्फाज बोलेंगे तो हमको फिर वर्ड्स बोलना पड़ेगा, वर्ड्स नहीं वर्ड्स, एस में जेड की आवाज निकलेगी, वर्ड्स। आइए अब हम जानते हैं कि वर्ड का डेफिनेशन क्या है, वर्ड को क्या कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है इंग्लिश में, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं इसको अच्छे से इसको समझाऊंगा कि वर्ड को क्या कहा जाता है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं डेफिनेशन।
ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज सम सेंस इज कॉल्ड ए वर्ड। इसमें आपको ध्यान में रखना होगा, इसमें ए ग्रुप ऑफ लेटर्स और दूसरा है हैज सम सेंस, यानी इसका मतलब यह हुआ कि वर्ड उसको बोलेंगे कि जिसके अंदर कम से कम 2 लेटर हों और उसका कुछ ना कुछ मतलब भी निकल रहा हो। ये 2 कंडीशन हुआ। एक तो हुआ कि एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि उसमें कम से कम 2 लेटर होने चाहिए, ये जरूरी है, ये होना चाहिए कम से कम 2 लेटर। दूसरा इसका कंडीशन ये है, दूसरी शर्त ये है वर्ड होने की कि उसका कुछ ना कुछ मतलब भी होना चाहिए। सिर्फ किसी भी 2 वर्ड को हम जोड़ दें लेकिन उसका कुछ मतलब ना हो तो उसको हम वर्ड नहीं कह सकते। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि वर्ड के अंदर दो कंडीशन है। एक तो ये है कि उसका कुछ ना कुछ मतलब हो और दूसरा ये है कि उसमें एक से ज्यादा लेटर्स होने चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। सबसे छोटा लेटर होता है ये वर्ड, सबसे छोटा वर्ड है ऑक्स, कम से कम 2 इसमें लेटर है। ऑक्स का मतलब क्या होता है? बैल। तो इसमें देखिए दोनों कंडीशन पाई गई। एक तो ये कि इसमें एक से ज्यादा लेटर भी हैं, एक है ओ एक है एक्स। इसका मीनिंग क्या होगा? बैल, बैल। तो इसको हम वर्ड कह सकते हैं। अच्छा, दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं, एक्स ओ। इसमें भी 2 लेटर हैं, एक है एक्स दूसरा है ओ, लेकिन इसका कुछ मतलब नहीं निकल रहा है। एक से ज्यादा हो तो है, ये वाली कंडीशन तो पाई गई कि एक से ज्यादा उसमें लेटर हो। तो एक से ज्यादा तो है लेकिन इसका कुछ मतलब नहीं निकल रहा है, तो इसको हम वर्ड नहीं बोलेंगे, ये वर्ड नहीं हुआ। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, आई टी इट। इट माने क्या होता है? यह। तो इसमें भी एक से ज्यादा लेटर है, एक है आई दूसरा है टी। तो इसका मीनिंग होता है यह, या वह भी होता है इसका मीनिंग, या वह। लेकिन अगर हम लिखेंगे टी आई, तो टी आई तो बजाहिर देखने में लग रहा है कि ये 2 लेटर से मिलकर बना है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम वर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने कहा कि वर्ड के अंदर 2 कंडीशन का, 2 शर्तों का पाया जाना जरूरी है। एक ये कि उसके अंदर कम से कम 2 लेटर हो, कम से कम 2 लेटर, और दूसरा कंडीशन ये है कि उसमें उसका कुछ ना कुछ मीनिंग हो, कुछ ना कुछ उसका मतलब भी निकल रहा हो। अब मैं आपको एक ऑब्जेक्शन यानी कि इश्काल और फिर उसका मैं आपको जवाब बताऊंगा। इस डेफिनेशन पर, हमारी इस तारीफ पर एक इश्काल होता है जो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने यहां पर लिखा, फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। ए बुक इज A book is on the table. A book is on the table. अब मैं अगर आपसे पूछूं, अगर आप ये वर्ड की डेफिनेशन अगर आप समझ गए हो, तो मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि इस सेंटेंस में, पहले वाले सेंटेंस में कितने वर्ड हैं? तो आप कहेंगे 3। एक है आई, दूसरा है एम, तीसरा है प्लेइंग। ये 3 वर्ड से मिलकर के एक सेंटेंस बन गया। तो मैं यहाँ पर, अब ये एक इश्काल होता है कि अभी तो मैंने कहा कि वर्ड के अंदर कम से कम 2 होने चाहिए लेटर। यहाँ पर तो आई अकेला है, तो इसको हम वर्ड कैसे बोलेंगे? यहाँ पर आई तो तन्हा है, अकेला यूज हुआ है, जिसको हम वर्ड कैसे बोलेंगे? हम कैसे कह सकते हैं कि आई एम प्लेइंग में 3 वर्ड है? इसमें तो देखने में तो लग रहा है कि एक लेटर है और बाकी 2 वर्ड है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, ये इश्काल हो रहा है इस डेफिनेशन पे। ए बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल के ऊपर है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस में कितने वर्ड्स हैं, तो आप कहेंगे कि 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर एक इश्काल होता है कि अभी मैंने कहा कि वर्ड के अंदर तो कम से कम 2 लेटर होने चाहिए। यहाँ पर तो ए अकेला है, तो इसको हम वर्ड में कैसे गिनती कर सकते हैं?
ये इश्काल है। इसका जवाब आप भी मैं आपको देता हूँ। इसका जवाब ये है कि यहाँ पर आई, जब अब आगे पढ़ेंगे तो आपको खुद बहुत इसका जवाब मिल जाएगा, लेकिन यहाँ मैं आपको शुरू ही में यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि आप अभी बिगिनर्स हैं, आप एलिमेंट्री लर्नर्स हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, लेकिन इंशाल्लाह आपको आगे ज़रूर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आई का जो इस्तेमाल किया गया है, आई का जो यूज़ किया गया है, वो यहाँ पर अल्फ़ाबेट के हिसाब से नहीं, यहाँ पर वो अल्फ़ाबेट में इस चीज़ को आप अभी हम शुमार नहीं करेंगे, बल्कि ये ग्रामर में कहा जाता है प्रोनाउन। यहाँ पर ये प्रोनाउन बन करके इस्तेमाल हुआ, यानी कि जिसको हम बोलते हैं जमायर, ज़मीर, वो ज़मीर में से है यहाँ पर आई, इसलिए यहाँ पर ये अकेला है। अगर यहाँ पर इसको हम अल्फ़ाबेट में से मानेंगे तो फिर ये लेटर ही होगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये ज़मीर बन के इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट में से इसको हम शुमार नहीं करेंगे, बल्कि ये ज़मीर या ये अब हम बोल सकते हैं इसको प्रोनाउन बन के यहाँ पर ये इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसको हम वर्ड कहेंगे। दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ पर ए है, अगर इसको भी अगर हम अल्फ़ाबेट में से मानेंगे तो यहाँ पर ए बी सी डी से हम मानेंगे इसको, तो यहाँ पर तो ए बज़ाहिर तो लग रहा है कि ये लेटर ही है, ये वर्ड तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर ये ए बी सी डी में से हम इसको शुमार नहीं करेंगे, अल्फ़ाबेट में से हम शुमार नहीं करेंगे, बल्कि ये ग्रामर का एक टर्म्स है आर्टिकल, ये आर्टिकल बन के यहाँ पर यूज हुआ है। तो अगर आर्टिकल बन करके यहाँ पर यूज हो कोई भी अगर लेटर, या फिर अगर प्रोनाउन बन के यूज होता है, तो उसको हम वर्ड शुमार करना पड़ेगा, हमको शुमार करना पड़ेगा उसको वर्ड, वरना फिर इस पर इस काल को हमको खत्म करने के लिए यही एक चारा है। तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए अब हम इस वीडियो के तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है सेंटेंस। अब हम मुकम्मल तफसील के साथ समझेंगे कि सेंटेंस किसको कहा जाता है। सेंटेंस उर्दू में कहा जाता है इसको जुमला, और हिंदी में हम इसे वाक्य कहते हैं। इसकी तारीफ हम यूँ कर सकते हैं कि सेंटेंस अल्फाज के उस गिरोह को कहा जाता है जिसका पूरा का पूरा मतलब हो। यानी अगर हम किसी के सामने अगर उसको एक सेंटेंस बोलें, एक लफ्ज़ बोलें, तो सुनने वाले को कोई इश्काल ना हो उस पर, उसको पूरी तरह से समझ में आ जाए, वो दोबारा सुनने का मोहताज न रहे, इसको हम कहते हैं सेंटेंस। अब इसको हम अंग्रेजी में इस तरह समझेंगे कि ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। इसमें दो कंडीशन है, जिस तरह हमने वर्ड में देखा था कि वर्ड के लिए दो कंडीशन हैं कि उसमें एक से ज़्यादा लेटर होने चाहिए और उसका कुछ ना कुछ मतलब भी निकलना चाहिए। उसी तरह सेंटेंस में भी दो कंडीशन है, एक तो ये है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि एक से ज़्यादा उसमें शब्द होने चाहिए। ग्रुप का मतलब होता है गिरोह, यानी कि उसको कहते हैं, और गिरोह कम से कम दो फर्द से मिलकर के बनता है, दो मेंबर से मिलकर के बनता है, एक से तो ग्रुप बनेगा नहीं, चाहे किसी भी चीज़ का ग्रुप हो। तो अगर शब्दों का ग्रुप बनाना है, शब्दों के ग्रुप का मतलब ये हुआ कि उसमें कम से कम दो शब्द होने चाहिए। तो एक शर्त तो ये हुआ, एक कंडीशन तो ये हुआ कि उसमें एक से ज़्यादा शब्द हों, और दूसरी कंडीशन ये है कंप्लीट सेंस, पूरा का पूरा मतलब होना चाहिए, ताकि सुनने वाले को पूरी बात समझ में आ जाए, उसको हम जुमला और सेंटेंस कहते हैं। उम्मीद है कि आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से समझ लें कि सेंटेंस या जुमला अल्फाज के उन गिरोह को कहा जाता है जिसका पूरा का पूरा मतलब हो। तो आप ध्यान में रखें इसको। अगर इन दोनों कंडीशन में से, यानी कि एक कंडीशन तो ये हुआ एक से ज्यादा अल्फाज, और दूसरा कंडीशन, दूसरी शर्त ये हुई पूरा मतलब, यानी कि सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा अल्फाज होने चाहिए और पूरा मतलब भी होना चाहिए। ये दो कंडीशन हैं। अगर इन दोनों कंडीशन में से, दोनों शर्तों में से अगर एक भी नहीं पाई गई तो उसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। इसको अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल के माई नेम इज़ खालिद, मेरा नाम खालिद है। इसके अंदर अब गौर करें कि कितने इसमें वर्ड्स हैं, कितने अल्फाज हैं इसके अंदर। 1 2 3 4, इसके अंदर चार इसके अंदर अल्फाज हैं, तो एक से ज़्यादा पाए गए, ग्रुप ऑफ वर्ड इसमें पाया गया, एक से ज़्यादा अल्फाज का होना पाया गया, तो एक कंडीशन तो है।
दूसरा कंडीशन देखते हैं कि है कि नहीं, कि पूरा मतलब उसका होना चाहिए। इसका मतलब है कि माई नेम इज खालिद, मेरा नाम खालिद है। तो सुनने वाले को सेटिस्फेक्शन हासिल हो जाएगा, वो पूरी तरह से मुतमईन हो जाएंगे हमारे इस आंसर से। तो इसलिए इसका पूरा मतलब भी पाया गया। तो जब दोनों कंडीशन मौजूद है इसके अंदर, तो हम इसको हम सेंटेंस कहेंगे। माई नेम इज खालिद, ये सेंटेंस है, मेरा नाम खालिद है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। योर फादर इज ए डॉक्टर, तुम्हारे पापा डॉक्टर हैं, तुम्हारे वालिद डॉक्टर हैं। इसका भी मीनिंग समझ में आपको आ ही गया होगा। पूरी बात समझ में आ रही है ना आपको? पूरी बात इससे वाज़ेह है, क्लियर है, और एक से ज़्यादा वर्ड्स भी है इसके अंदर, तो इसको हम सेंटेंस बोल सकते हैं, ये सेंटेंस है। अच्छा, अब दूसरा हम एग्जाम्पल देते हैं। अब आपको गौर करना है कि वो उसको हम सेंटेंस कह सकते हैं या नहीं। देखिए, बॉयज प्लेइंग ग्राउंड, इसमें 3 शब्द हैं, 3 अल्फाज हैं। बॉयज 1 2 3। अभी आपको लग रहा होगा कि शायद ये सेंटेंस सही है, लेकिन ग्रामेटिकली ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि इस सेंटेंस में कुछ वर्ड्स हैं वो छूट गए हैं। लेकिन 3 अल्फाज तो हैं, एक से ज्यादा अल्फाज तो इसमें पाया गया, लेकिन इसका मीनिंग कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये ग्रामेटिकली ये सेंटेंस गलत है, इसलिए इसका कुछ मीनिंग नहीं हुआ। इसलिए जब ये एक ही कंडीशन पाई गई, दूसरा नहीं पाया गया, तो इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। तो आप बात समझ में आपको आ गई होगी। अब इस पर एक इश्काल होता है इस डेफिनेशन पर, कि एक से ज्यादा अल्फाज हो और पूरा मतलब हो। इस डेफिनेशन को अगर आप समझ गए हैं, तो हो सकता है कुछ ऐसा एग्जाम्पल आ जाए आपके सामने कि आपको वहां पर परेशानी में मुब्तला हो जाना पड़े, कि वो सेंटेंस होते हुए आपको लगे कि वो सेंटेंस नहीं है। तो वो इश्काल और उसका जवाब अभी आपको हम बताते हैं। मैंने लिखा गो, दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा कम। गो का मतलब है, अगर हम किसी से बोलेंगे गो, इसका मतलब होता है जाओ। किसी को हम बोलेंगे कम, इसका मतलब होता है आओ। उम्मीद है कि आपके जहन में ये इश्काल आ गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि गो का मीनिंग तो पूरा है कि जाओ, कम का मीनिंग भी पूरा है आओ, लेकिन इसके अंदर अल्फाज तो एक ही हैं, गो एक है, कम एक ही अल्फाज है। तो ये कंडीशन तो नहीं ना पाया गया। हालांकि ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, एक से ज्यादा अल्फाज तो नहीं है इसके अंदर, लेकिन पूरा मतलब है इसका, फिर भी हम इसको हम सेंटेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं सेंटेंस? ये एक इश्काल हुआ। इसका जवाब ये है कि ये जुमला हुक्मिया है, यानी जिसको हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसको जुमला हुक्मिया कहा जाए, जुमला इल्तिजाइया भी इसको कहते हैं। तो हुक्मिया जुमला जो होता है, या ये जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंपेरेटिव, उसके अंदर जो है यू, उसके अंदर यू अंडरस्टूड होता है, यानी कि यू उसके अंदर महजूफ होता है। आपको निकालना पड़ेगा कि यहाँ पर यू छुपा हुआ है। मतलब इसका ये हुआ कि यू गो, तुम जाओ, यू कम, तुम आओ। तो ये इश्काल आपका खत्म हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर कहना पड़ेगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर या जुमला हुक्मिया के अंदर यू पोशीदा होता है, यू महजूफ होता है, यू अंडरस्टूड होता है। तो अब यहाँ पर इश्काल खत्म हो गया। अब यहाँ पर 2 अल्फाज हो गए, एक यू एक गो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फॉर मोर न्यू अपडेट्स, नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।